जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद के आने वाले प्रधानमंत्रियों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में तक प्रतिबंधित करवा दी थी। आप युद्धों के ऊपर फिल्म ही नहीं बना सकते थे। युद्धों के ऊपर यदि आप फिल्म बनाएंगे तो उसमें पाकिस्तान को दुश्मन देश नहीं दिखा सकते थे। आज आपको कांग्रेस से सीना ठोकते हुए ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि हमने तो बांग्लादेश अलग कर दिया था। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंधों की समस्या ना तो उस समय पर सुलझी थी और ना आज सुलझी है। चाचा नेहरू ने पाकिस्तान को पोषित किया, उसने इनको उल्टा आकर के मारा। इंदिरा गांधी ने भिंडर वाले को पोषित किया, उसने आकर के उल्टा इनको मारा। राजीव गांधी ने भारतीय तमिलों और श्रीलंकाइयों के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए थी उसको हटा करके स्वयं उसमें हस्तक्षेप कर दिया और बाद में उसका खामियाजा भारतवर्ष को भुगतना पड़ा। मित्रों, जब से पहलगाम वाला हमला हुआ है जिसमें कि हिंदुओं का धर्म पूछ कर उनकी पहचान देख देख करके सिर में गोलियां मारी गई, बावजूद इसके बहुत सारे नीच बाई नेचर लोग ऐसे हैं जो इसका पूरा का पूरा इल्जाम भी हिंदुओं पर ही मढ़ने में लगे हुए हैं। हालांकि कश्मीर से ऐसे दसियों लोगों के नाम सामने आ चुके हैं जिन्होंने कि आतंकवादियों का सहयोग किया, साथ दिया, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा का पूरा गिरोह है जो ये कहने में लगा हुआ है कि देश के अंदर चुनाव है, इनको प्रभावित करने के लिए फिलहाल तात्कालिक सरकार ने हिंदुओं के ऊपर यह हमला करवाया होगा। अब प्रश्न ये बनता है कि भारतवर्ष में चुनाव कब नहीं होते, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि किसी साल चुनाव ना हुए हों। जब भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं था तब भी आए साल चुनाव हुआ करते थे, लेकिन तब हर महीने इस प्रकार की आतंकवादी घटनाएं होती थी। एक पोस्ट पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जब नरेंद्र मोदी की सरकार थी, उस समय पर देखिए कितने सारे ऐसे हमले हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके अलावा जो 60-65 साल का कार्यकाल रहा है उसके दौरान कितनी बड़ी बड़ी नृशंस हत्याएं हिंदुओं की या फिर सैनिकों की या आम समाज की हुई है, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम चल रहा है। और ये सारी चीजें होती है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए। वो चूजे जो कल परसों पैदा हुए हैं उनको इस प्रकार की पोस्ट सच में ब्रेन वॉश करती हैं। लेकिन भारत का इतिहास बहुत लंबा और पुराना है। 1947 से लेकर के अगर हम 2014 तक के इतिहास में भी खंगालेंगे तो कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जब हिंदुस्तान का कोई कोना ना दहला हो। और आयरनी की बात यह थी कि जवाहरलाल नेहरू और उसके बाद के आने वाले प्रधानमंत्रियों ने तो पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में तक प्रतिबंधित करवा दी थी। आप युद्धों के ऊपर फिल्म ही नहीं बना सकते थे। युद्धों के ऊपर यदि आप फिल्म बनाएंगे तो उसमें पाकिस्तान को दुश्मन देश नहीं दिखा सकते थे, और यदि दुश्मन देश किसी को दिखाना भी है तो उसमें पाकिस्तान का नाम तक नहीं ले सकते थे। और इसकी शुरुआत सबसे पहले की थी आंखें मूवी धर्मेंद्र की आई थी, और उसके बाद इस चीज को ही और आगे बढ़ा करके सनी देओल ने शुरू किया था, जब उसने मुस्लिम आतंकवादियों को स्पष्ट उनकी पहचानों के साथ जालीदार टोपी और साफे के साथ दिखाना शुरू किया था। यही वो व्यक्ति था जिसकी फिल्मों में सबसे पहली बार अल्लाह का नाम लेकर के आतंकवाद फैलाते हुए लोगों को स्पष्टतया दिखाया गया था। वो सनी देओल ही था जिसकी फिल्मों में दिखाया गया था कि कुरान के नाम पर हिंदुओं के गले किस प्रकार से उतारे गए थे। लेकिन ये सभी फिल्में कांग्रेस के काल में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के काल में ही बनी है। अर्थात पाकिस्तान को सीधे सीधे इंडिकेट करके यदि दुश्मन देश दिखाया भी गया तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं, बल्कि पूरे बॉलीवुड या दाऊदवुड से टक्कर लेने वाले लोगों ने ही अपने दमखम पर और अपने रिस्क पर ये सब चीज़ें दिखाई थी। और आपको भी पता है कि धर्मेंद्र और सनी देओल का पूरे के पूरे बॉलीवुड में किस प्रकार से बहिष्कार हुआ है। अगर बहुत सीधी सी बात की जाए, 1947 से लेकर के 1977 तक लगातार कांग्रेस का काल रहा है। प्रारंभिक स्वतंत्रता के बाद का जो दौर रहा है उसमें आतंकवाद जो था वो बहुत खुले तौर पर नहीं था, लेकिन क्षेत्रीय विद्रोह, सीमा संघर्ष उस समय पर भी आम थे। 1947 जब आया था 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई थी, नृशंस हत्याएं, और यह कांग्रेस के काल में हुआ था। 1947 में ही युद्ध हो गया था, और इस युद्ध के दौरान भी हिंदुस्तानियों को उस समय पर बहुत नुकसान झेलना पड़ा था क्योंकि भारत की कोई तैयारी ही नहीं थी। फिर आता है 1950 से लेकर के 1960 का दशक, जिसमें नागा विद्रोह, नागालैंड का नागा नेशनल काउंसिल यानी कि एनएनसी, इन्होंने उसी समय पर स्वतंत्रता की मांग करके पूर्वोत्तर में विद्रोह शुरू कर दिया था। और इस दौरान में हमारे नेहरू चाचा प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उस समय पर गोलीबारी, बम विस्फोट आम हो चुके थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशंस भी चलाए थे, और उस समय पर जो कार्रवाइयां की भी गई थी उसमें वहां के आम नागरिक काफी मात्रा में मारे गए थे।
अब कई बार सैनिकों के बारे में कहा जाता है, लेकिन 1956 में जब कोहिमा के पास में नागा विद्रोहियों ने एक सेना के काफिले पर हमला कर दिया था, उसमें काफी सारे सैनिक मारे गए थे। लेकिन आजकल के चूजे इन बातों को नहीं जानते। 1966 में भी मिजोरम बमबारी और विद्रोह मिजो नेशनल फ्रंट यानी कि MNF ने स्वतंत्रता की मांग को लेकर के विद्रोह शुरू कर दिया था। मार्च 1966 में MNF ने लुंगलेई और अन्य शहरों में सरकारी कार्यालयों के ऊपर हमला किया, गोलीबारी की, लूटपाट की और बाद में बम से उनको उड़ा दिया गया था। भारतीय वायुसेना ने मिजोरम के ऊपर बमबारी की थी, जो स्वतंत्र भारत में अपनी तरह की सबसे पहली घटना थी कि एक व्यापक तौर पर आम जनमानस के ऊपर बमबारी की गई थी। और इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि उस समय पर देश का विजनरी प्राइम मिनिस्टर नेहरू हुआ करता था, जिसने आम जनमानस के ऊपर जहाजों से बम गिरवाए थे। और इस बात का वर्णन MNF के एक सदस्य सी जामा ने अपनी किताब अनटोल्ड स्टोरी में भी किया था। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान में सीज फायर के उल्लंघन पता है आपको कितनी बार हुए हैं? जितने दिन कांग्रेस अपने शासन में रही है, उससे ज्यादा बार टोटल सीज फायर उल्लंघन हो चुका है। अगस्त सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत जम्मू कश्मीर में घुसपैठ शुरू कर दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। और इस दौरान में युद्ध विराम के बहुत सारे उल्लंघन हुए थे, जिसमें गोलीबारी और तोपखाने के हमले तक शामिल थे। और ये सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया जाता है? ताकि अक्रॉस द बॉर्डर आतंकवादियों को घुसपैठ कराई जा सके। एक तरफ आपकी सेना उनका जवाबी फायर कर रही होती है, लेकिन जो बॉर्डर के बफर एरिया होते हैं वहां से आतंकवादियों को अंदर घुसाया जाता है। और इसी दौरान जितने आतंकवादी कश्मीर में घुसे थे, उन्होंने स्थानीय लोगों को, स्थानीय आबादी को भड़काने का काम उसी दौरान से शुरू कर दिया था। और इसमें कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूपेण विफल रही थी, जिसका दूरगामी खामियाजा हमने 1971 के युद्ध में भी झेला था। अब आप सभी को पता है कि भारत पाकिस्तान युद्ध जो बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुआ था, उस समय पर भी भारत पाकिस्तान के बीच में कई बार सीज फायर उल्लंघन हुए थे और इसमें भी हमारे काफी सारे सैनिक मारे जा चुके थे। उस युद्ध के बाद में कांग्रेस ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे कि भारत की सुरक्षा हो सके। और उसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने अपना बदला लिया था पंजाब के अंदर उग्रवाद को पैदा करके। आज आपको कांग्रेसी सीना ठोकते हुए ये कहते हुए नजर आ जाएंगे कि हमने तो बांग्लादेश अलग कर दिया था। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंधों की समस्या ना तो उस समय पर सुलझी थी और ना आज सुलझी है। और यह काम कोई इंदिरा गांधी ने स्वयं नहीं कर दिया था। बांग्लादेश अलग होना भी चाहता था, लेकिन उसको अलग करने के बाद में हमने अपने बॉर्डर्स को कितना सिक्योर किया, ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन पहले चलते हैं पंजाब। 1980 से लेकर के 1990 के बीच में पंजाब उग्रवाद और प्रारंभिक कश्मीरी आतंकवाद फैला, उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है। इस अवधि में पंजाब में खालिस्तान आंदोलन और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत उस समय की प्रमुख चुनौतियां रही हैं। 1980 में मंडाई नरसंहार जो त्रिपुरा में हुआ था, क्या हुआ था त्रिपुरा में? 7-8 जून 1980 को बंगाल से आकर के त्रिपुरा में बसने वाले लोगों के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसमें तकरीबन 400 लोग मारे गए थे। ये एक सांप्रदायिक हिंसा थी और इसमें उग्रवाद भी मिश्रित था। और इसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इसके विषय में इनपुट्स पहले ही मिल चुके थे कि यहां पर आतंकवादी अपनी घुसपैठ लगा चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पूरी तरीके से विफल रही थी इस पूरे के पूरे नरसंहार को रोकने में। फिर आता है 1983 मीनबक्कम हवाई अड्डा बम विस्फोट जो कि चेन्नई में हुआ था। 2 अगस्त 1983 चेन्नई के मीनमबक्कम हवाई अड्डे पर एक सूटकेस में बम विस्फोट हो गया था, जो श्रीलंका के लिए उड़ान भरने वाली तमिल आतंकवाद समूहों के द्वारा रखा गया था। यह विस्फोट गलती से ही समय से पहले हो गया, जिसमें कि हवाई अड्डे पर भारी क्षति हुई थी। इसमें भी 200 से अधिक लोग घायल हुए, 50 के करीब मारे गए थे। और ये जो तमिल श्रीलंकाई लोगों के बीच का अनरेस्ट था, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई था तो वो था राजीव गांधी। हालांकि वो बाद में उसी की भेंट भी चढ़ गया, लेकिन हम इस बात को नहीं भूल सकते कि हिंदुस्तान के अंदर इस उग्रवाद, इस अलगाववाद की सबसे बड़ी नींव रखने वाले यदि कोई थे तो वो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी ही थे। आज के समय में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, इनके पीछे कोई भी आपको पॉलिटिकली ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा कि चलो भाई नरेंद्र मोदी या अमित शाह ने आतंकवादियों को पहले पोषित किया हो और फिर ये बम धमाके हो रहे हों। लेकिन उस दौरान में खुले आम इस प्रकार की घटनाएं होती थीं। चाचा नेहरू ने पाकिस्तान को पोषित किया, उसने इनको उल्टा आकर के मारा।
इंदिरा गांधी ने भिंडर वाले को पोषित किया, उसने आकर के उल्टा इनको मारा। राजीव गांधी ने भारतीय तमिलों और श्रीलंकाइयों के बीच में जो बातचीत होनी चाहिए थी उसको हटा करके स्वयं उसमें हस्तक्षेप कर दिया और बाद में उसका खामियाजा भारतवर्ष को भुगतना पड़ा। और इसी प्रकार से हिंदुओं को पंजाब के अंदर हजारों की मात्रा में जान गंवानी पड़ी थी। फिर आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसमें भी तकरीबन 575 से तकरीबन 3000 लोग मारे गए थे, जिसमें कि काफी सारे तो तीर्थयात्री ही थे। ऑपरेशन के बाद में सिख समुदाय में व्यापक आक्रोश फैला और 31 अक्टूबर 1984 को उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी, जिसके बाद में 1984 में ही दिल्ली और पूरे भारतवर्ष में ऐसे दंगे भड़के जिनके चलते 3000 से ज्यादा सिख मारे गए थे। और ये आंकड़ा तो वो है जिसको सरकारें आदि एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हत्याएं हुई हैं, क्योंकि ये 3000 का आंकड़ा सिर्फ दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का आता है, जबकि हमले सिखों के ऊपर पूरे भारतवर्ष में हुए थे। लेकिन आज भी कांग्रेस सज्जन कुमार, टाइटलर जैसे लोगों को ना केवल कांग्रेस का सदस्य मानती है बल्कि उनके केस लड़ती है, और राहुल गांधी तो इन लोगों को अपने बराबर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तक बैठाता है। खैर, इसके बाद में आता है 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बम विस्फोट मामला। 23 जून 1985 को एयर इंडिया की एक उड़ान थी 182 कनिष्क के नाम से, आयरिश हवाई अड्डे पर बम विस्फोट के कारण नष्ट हो गई थी, और जिसमें कि 329 लोग वहीं के वहीं जलकर राख हो गए थे, जो उस समय के विमानों से संबंधित सबसे बड़े घातक आतंकवादी हमलों में से एक है। इसकी जिम्मेदारी बाद में खालिस्तान संगठन बब्बर खालसा ने ली थी। और बब्बर खालसा के ये सब कुछ करने के पीछे के एक्सक्यूजेस क्या थे? वो ये थे कि कांग्रेस की सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। और ये जो जितना भी खालसाई संगठन है, इसको खड़ा करने वाला कौन था? इसको खड़ा करने वाले थे इंदिरा गांधी, ताकि पंजाब के अंदर इनकी खुद की सरकार बन सके। लेकिन आजकल के चूजे ना तो इन सब बातों को जानते हैं और ना ही कोई नीच बाई नेचर कोठा गायिका आपको ये बातें बताएंगी। हैरानी की बात यह थी कि कनाडा के इतिहास में भी सबसे बड़ी सामूहिक हत्या थी, जिसका पूरा का पूरा कलंक भारतवर्ष के ऊपर लगा था। आज की तारीख में यदि कोई भारतीय बाहर जाकर के कहीं कचरा भी फेंक दे तो उसको भी एक बहुत बड़ी इंसल्ट माना जाता है। लेकिन 330 लोगों को जलाकर राख कर दिया गया था, वो भी इंदिरा गांधी की गलतियों के कारण से। उस कलंक को आज हम लोग याद नहीं रखते। 1980 के दशक में पंजाब में बम विस्फोट हुआ करते थे, गोलीबारी हुआ करती थी। खालिस्तानी उग्रवादियों ने पंजाब के अंदर बहुत सारे छोटे बड़े बम धमाके करे हैं, जिसमें बसों, ट्रेनों और बाजारों में भी बम विस्फोट हुए हैं। जिस प्रकार से हम दिल्ली के अंदर आतंकवादी बम धमाकों की बात सुनते हैं ना, वैसा पंजाब 80 के दशक में झेल करके पहले ही बैठ भी चुका था। 1986 में जिस प्रकार से अमृतसर के अंदर बस स्टैंड पर बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 15 लोग मारे गए थे। 1987 में पंजाब बस नरसंहार हुआ था, तारीख 7 जुलाई 1987 थी। और हुआ क्या था इसमें? खालिस्तानी उग्रवादियों ने हरियाणा के फतेहाबाद में 2 बसों के ऊपर हमला किया, जिसमें हिंदू यात्रियों को निशाना बना करके मारा गया था। हमलावरों ने यात्रियों को बस से उतारा और गोलियां मारी, सिर्फ उनकी पहचान देख देख करके, जिसमें 34 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग उसमें घायल हुए थे। खालिस्तान कमांडो फोर्स KCF बाद में इसकी जिम्मेदारी लेता है। और ये सारी हिंदू हत्याएं क्यों हुई थी? कांग्रेस की गलतियों के कारण से। और इन सब हत्याओं के बाद में राजीव गांधी क्या कहता है? वो कहता है कि जब बड़ा पेड़ कोई गिरता है तो जमीन थोड़ी सी हिलती ही है। फिर आता है 1987, लुधियाना में बाजार में गोलीबारी हो गई थी, जिसमें 20 लोग मारे गए थे। आज की तारीख में इस प्रकार की कोई घटनाएं हो जाएं तो आपका ट्विटर, इंस्टाग्राम सब पर फैल जाएंगी। लेकिन क्योंकि ये घटनाएं उस जमाने में हुई थी जब गांव में एक अखबार भी नहीं आता था, इसलिए आजकल के चूजों को ये बातें याद नहीं है। उसी 1987 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत भी हो चुकी थी। 1980 के दशक के अंत में ही जम्मू कश्मीर में अलगाववादी आंदोलन बहुत तेज हो चुका था और 87 आते आते जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF और अन्य समूहों ने छोटे पैमाने पर हमले शुरू भी कर दिए थे, जिनमें काफ़ी सारे सरकारी अधिकारियों की हत्याएं हो गई थी, तिरंगे को उखाड़ करके फेंक दिया जाता था और बम विस्फोट हुआ करते थे। 1988 आते आते श्रीनगर में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर ही हैंड ग्रेनेड से हमला कर दिया गया था, जिसमें तकरीबन 3 पुलिसकर्मी मारे गए थे, कई सारे लोग घायल हो गए थे। फिर 1989 आता है, जब सीज फायर उल्लंघन शुरू हो जाता है। 80s के दशक के अंत में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह
एलओसी के पार में घुसपैठ शुरू कर देते थे, इधर वो लोग गोलीबारी शुरू कर देते थे, हमारी सेना उधर इंगेज हो जाया करती थी और फिर से पाकिस्तानी लोगों की घुसपैठ कश्मीर के अंदर होती थी। यहाँ के लोगों को ब्रेन वॉश करते थे, यहाँ के लोगों को हथियार बांटते थे और फिर छोटे छोटे बच्चे AK-47 लेकर के गलियों में हिंदुओं को मारने काटने की बात करते हुए घुमा करते थे। फिर आता है 1991 से लेकर के 1996 तक का पूरा आतंकवादी एरा। और इसी दौरान 1991 में पंजाब के अंदर एक ट्रेन नरसंहार हुआ था। 15 जून 1991 को खालिस्तानी उग्रवादियों ने पंजाब में 2 ट्रेनों के ऊपर हमला किया था, जिसमें हिंदू यात्रियों को ढूंढ ढूंढ करके मारा गया था। आज हम देख रहे हैं कि पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है मुसलमानों के द्वारा, लेकिन उस समय पर कौन मारता था? सिख लोग मारा करते थे, जो खालिस्तानी संगठनों से जुड़े हुआ करते थे। और इनको ये सारी की सारी सुविधाएं कौन देता था? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ में हाथ मिलाकर कौन चलता था? हिंदुस्तान की कांग्रेसी सरकार। फिल्मों के अंदर तक पाकिस्तान का नाम लेने से प्रतिबंधित किसने किया हुआ था? उस समय की कांग्रेस सरकारों ने। और कांग्रेसियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता था? वो हुआ करते थे हिंदू समाज के लोग। अब पंजाब के अंदर ये हिंदुओं के ऊपर हमला कब हुआ था? तब हुआ था जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, जिससे कि राजनीतिक अस्थिरता बढ़ जाए। और उन 2 ट्रेनों के अंदर जो हिंदू लोग मारे गए थे, संख्या कितनी थी? 80 से स्टार्ट होती है। सरकार ने ये आंकड़े छिपाए थे, लेकिन ये मात्रा सैकड़ों में भी चली गई हो, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि अंधाधुंध गोलियां बजाई गई थी और सैकड़ों ही लोग उसमें घायल हुए थे। बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। और इसी 1991 में पंजाब के लुधियाना में खालिस्तानी उग्रवादियों ने एक बार फिर से शहरों में बम हमले, गोलीबारी शुरू कर दी थी। लुधियाना में उस दौरान में तकरीबन 80 से 125 लोग मारे गए थे। और हैरानी की बात यह थी कि ये वो काल था जब ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर सामाजिक तनाव काफ़ी कम हो चुका है। उसके बाद आता है 1993 मुंबई बम विस्फोट। 12 मार्च 1993 को मुंबई के अंदर 13 बम धमाके हुए थे। और मज़ेदार बात यह थी कि वो रमज़ान का 17वां दिन था, जिसके बारे में मैंने अपनी पुस्तक ढाई मोर्चे के चक्रों में बहुत डिटेल में बताया है कि किस प्रकार से रमज़ान के दौरान, रमज़ान के बाद, रमज़ान के पहले मुसलमानों को हिंदुओं की हत्याएं करने पर शवाब मिलता है। और ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है। और आंकड़े कम कर करके भी सरकार 300 लोगों के मारे जाने की पुष्टि से पीछे नहीं हट पाई, जिसमें 1000 लोग से करीब घायल हुए थे। और ना ये कोई पहला बम धमाका था और ना ही ये कोई आखिरी बम धमाका था कि जब मुंबई को इस प्रकार से दहलाया गया हो। फिर 93 से लेकर के 96 के बीच में आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ जाते हैं। हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे समूह जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से हाईजैक कर लेते हैं। LOC के पास में फिर से हिंदुओं को वहां से मार करके भगा दिया जाता है। वहां की मस्जिदों से कहा जाता है कि हिंदुओं, अपनी लड़कियों को यहीं पर छोड़कर भाग जाओ। जब कहा गया रलीव चलीव गलीव, लेकिन इस इतिहास को भी आजकल के टिकटॉकर बच्चे नहीं जानते, आजकल की नीच जनरेशन इस बात को नहीं जानती। फिर 93 में ही श्रीनगर में LOC के पास में गोलीबारी होती है, जिसमें 10 सैनिक मारे जाते हैं। 1995 में अल फारान के द्वारा कश्मीर में पश्चिमी पर्यटकों का अपहरण कर लिया जाता है, जिसमें 5 पर्यटक मारे जाते हैं जो कि विदेशी थे, जिसका कलंक भी हिंदुस्तान के माथे पर लगा, जो आज तक नहीं उतर पाया है। 1996 में दक्षिण कश्मीर में हैंड ग्रेनेड से एक हमला होता है, जिसमें 8 नागरिक मारे जाते हैं जो वहां पर घूमने गए हुए थे। और अगर टोटल देखा जाए तो 1993 से लेकर के 96 तक सीज फायर उल्लंघन लगातार चलता रहा और हमारी सरकारें आराम से बैठ करके देखती रही। कांग्रेस की सरकारें या मिलीजुली सरकारें जितनी भी थी, उस दौरान इतिहास इस बात का गवाह है कि छोटे बड़े हथियारों से आम लोगों को मारा जाना, मोर्टार के हमले, ग्रेनेड के हमले, यहाँ तक कि तोप के भी हमले किए गए थे। और उस दौरान हमारी सरकारें चुपचाप बैठी रही। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि 2014 से लेकर 2024 तक जो कुछ भी घटनाएं हमारे सामने आई हैं, उसके बाद में तत्कालीन सरकार ने क्या एक्शन लिए, वो सबको पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई एक एक्शन लिया है तो उसका रिएक्शन बहुत बड़ा मिला है पाकिस्तान को। आज पाकिस्तान की जो स्थिति है, आज पाकिस्तान के ऊपर जो प्रतिबंध पूरे विश्व के द्वारा लगाए गए हैं, आज जो पाकिस्तान कटोरा उठाकर घूम रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी गलत नीतियां जो भारत के प्रति थी, उसके दुष्परिणाम ही हैं। लेकिन क्या
2014 से पहले पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस दौरान में कभी भी आपको यह महसूस हुआ कि पाकिस्तान की नाक में नकेल कसने के लिए तत्कालीन सरकारों ने कुछ किया होगा? नहीं। तभी लगातार हमारे हिंदुस्तान में कोई वर्ष ऐसा नहीं बचा, कोई सिटी ऐसी नहीं बची कि जहां पर बम धमाके ना हुए हों, जहां पर सामूहिक हत्याएं ना हुई हों, जहां पर आतंकवादी लोग पैर पसार कर आराम से कांग्रेसी जीजा बनकर ना रह रहे हों। आज कोई घटना होती है तो कम से कम देश का प्रधानमंत्री या किसी पार्टी का अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरह रोता नहीं है, जैसा कि एक बार सलमान खुर्शीद ने बताया भी था। आज की तारीख में कांग्रेसी होम मिनिस्टर की तरह कोई यह कहने वाला नहीं है कि हिंदुओं को भी जेल में डालो। आज कोई यह कहने वाला नहीं है कि हिंदुओं को जेल में डालने से ही मुसलमानों के सेंटीमेंट जीते जा सकते हैं। आज कोई पाकिस्तान के साथ में मिलकर बैठ कर के फिल्म बनाने या क्रिकेट खेलने का पैरोकार नहीं मिलता है। लेकिन इतिहास बोध न होना हमें कहीं ना कहीं इसी प्रकार नपुंसक बनाता है जिस प्रकार से आज की इंस्टाग्राम वाली और टिकटॉक वाली जनरेशन बन चुकी है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं 2004 से लेकर 2014 के बीच की। यूपीए शासन आया और उस दौरान सब लोगों को लगा कि अब हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। लेकिन जैसे ही 2004 आता है, असम के अंदर उल्फा एकदम एक्टिव हो जाता है और उल्फा आते ही सबसे पहले पब्लिक स्कूल के ऊपर हमला करता है, जिसमें 19 बच्चे और 5 पुरुष और 5 वयस्क लोग मारे जाते हैं। अगले ही साल 2005 में दिल्ली के अंदर सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। 29 अक्टूबर 2005 को दिल्ली के सरोजनी नगर, पहाड़गंज और गोविंदपुरी में 3 बम धमाके होते हैं, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं और तकरीबन 70 लोग मारे जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा लेता है और उसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जाती। पाकिस्तान की जीडीपी हिंदुस्तान से अच्छी चल रही होती है। 2006 आता है, अगला ही वर्ष, वाराणसी बम विस्फोट। 7 मार्च 2006 को वाराणसी में संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर बम धमाका होता है, जिसमें 28 लोग मर जाते हैं, 101 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं और इसके पीछे भी लश्कर तैयबा का ही हाथ होता है। लेकिन इसका जिम्मा भी कांग्रेस की सरकार हिंदुओं के ऊपर डालने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन सोनिया गांधी जी के सगे इसलिए क्योंकि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब कोई भी आतंकवादी मारा जाता है। उन्होंने 2006 11 जुलाई को मुंबई की लोकल ट्रेनों में जाकर के बम धमाके किए थे और उसकी खुली जिम्मेदारी भी ली थी। इन बम धमाकों में 209 लोग मारे गए थे और 700 से ज़्यादा घायल हो गए थे। लश्कर तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सिमी, इन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी और ये 11 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी मुंबई को ठप करने वाला पहला मामला था। और उसके अगले ही साल हैदराबाद में बम विस्फोट हो जाते हैं। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में एक के बाद एक बम विस्फोट होते हैं। पहला विस्फोट होता है लुम्बिनी पार्क में, एक लेजर शो चल रहा था, उसके दौरान ये बम विस्फोट होता है। और दूसरा होता है गोकुल चाट भंडार में, जो एक बहुत ही लोकप्रिय भोजनालय है, जो डेटोनेट नहीं हुआ, सिनेमा घर के पास में मिला। इसमें तकरीबन 42 से 50 लोग मारे गए थे और तकरीबन 60-70 लोग इसमें घायल हो गए थे। इंडियन मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, इन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली और इस जांच में बांग्लादेशी आतंकवादी नेटवर्क के संबंध भी थे। इसी 2007 में समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट हो जाता है। 18 फरवरी 2007 को दिल्ली लाहौर समझौता एक्सप्रेस बम विस्फोट हुआ, जिसमें तकरीबन 70 लोग मारे गए थे। लेकिन इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस ने उठाकर हिंदुओं के ऊपर डाल दी थी। हिंदुओं पर जिम्मेदारी डालना यह कांग्रेस का प्लान था, जिसके तहत वो चाहती थी कि मुसलमान कहीं हमसे नाराज ना हो जाएं, इसके लिए कुछ हिंदुओं को भी जेल में डालना चाहिए। लेकिन जिस समय पर कांग्रेस हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ ही रही थी, उसी दौरान जयपुर में एक बड़ा बम धमाका होता है, जिसको हम जानते हैं 2008 का जयपुर बम धमाका, जिसमें 9 बम विस्फोट हुए थे, जिसमें 70 के आसपास लोग मारे गए, 210 से ज़्यादा घायल हो गए। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, लश्कर तैयबा और सिमी, इन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली थी। अभी कुछ ही दिन पहले इसका केस सामने आया भी था। 2008 आता है, अहमदाबाद का बम विस्फोट होता है। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 21 बम विस्फोट होते हैं, जिसमें तकरीबन 60 लोग मारे जाते हैं, 200 से ज़्यादा घायल हो जाते हैं। इंडियन मुजाहिदीन इसकी जिम्मेदारी लेता है। फिर आता है 2008 दिल्ली के बम विस्फोट। 13 और 27 सितंबर 2008 को दिल्ली में 5 बम विस्फोट होते हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं, 100 से ज़्यादा घायल होते हैं। इंडियन मुजाहिदीन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी और ये सारे के सारे जो इंडियन मुजाहिदीन के लोग थे, इनके साथ में तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वार्तालाप किया करते थे।
इसी 2008 में मुंबई के अंदर 26/11 का हमला होता है, जिसमें 10 आतंकवादी भारत के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, 12 जगह पर हमले करते हैं। लश्कर तैयबा इसका प्रमुख होता है और ये लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट और नरीमन हाउस जाते हैं। तकरीबन 200 लोगों को मारते हैं और 300 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो जाते हैं। ऐसा बड़ा हमला जिसमें कि समुद्र के रास्ते लोग देश के अंदर आ जाते हैं और उनको बचाने के लिए भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार सारा जिम्मा हिंदुओं के ऊपर डाल देती है। वो तो अच्छा हुआ कि कसाब जिंदा पकड़ा गया था, अन्यथा आज हिंदुओं तुम्हारे ऊपर भगवा आतंकवाद का सबसे बड़ा टैग लगा हुआ होता। 2010 आता है, पुणे बम विस्फोट हो जाता है। 13 फरवरी 2010 को पुणे की जर्मन बेकरी बम विस्फोट होता है, जिसमें 17 लोग मारे गए, 60 से ज्यादा घायल हो गए। इंडियन मुजाहिदीन इसकी जिम्मेदारी लेता है। मुंबई बम विस्फोट 2011, 13 जुलाई को यह बम विस्फोट होता है ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार और दादर। यहां पर लगातार 3 बम विस्फोट होते हैं, 130 लोग घायल हो जाते हैं। इंडियन मुजाहिदीन इसकी जिम्मेदारी लेता है। और ये सारे के सारे हमले कब हुए? जबकि 26/11 के बाद में सुरक्षा के उपाय तथा कथित तौर पर कांग्रेस ने बहुत ज्यादा बढ़ा दिए थे। ये बढ़े हुए उपायों के बाद देश के अंदर विस्फोट हो रहा था। 2011 में ही दिल्ली हाई कोर्ट में बम विस्फोट होता है। कब? 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के गेट नंबर 5 के पास में एक ब्रीफ केस में बम विस्फोट होता है। जो सुबह सुबह वहां पर लोग थे उनको टारगेट बनाते हुए 15 लोग मारे गए थे, 70 से 10 में घायल हो गए थे। हरकत उल जिहाद अल इस्लामी, इस्लाम नाम लास्ट में लिखा हुआ है, जिम्मेदारी ली थी। लेकिन कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि इसमें से इस्लाम वर्ड को हम चाट करके हटा दें। हटा नहीं पाए, वो बात अलग है। 2013 आ जाता है और बोधगया बम विस्फोट हो जाता है। 7 जुलाई 2013 को बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर के अंदर 10 से अधिक सीरियल बम ब्लास्ट होता है और इस हमले में बौद्ध तीर्थ स्थल को टारगेट बनाया जाता है। हालांकि इसमें कोई मरता नहीं है, लेकिन 5-6 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। जिम्मेदारी इसकी इंडियन मुजाहिदीन ने ली थी। और मजेदार बात यह है कि इंडियन मुजाहिदीन में मैक्सिमम लोग इंडियन मुस्लिम्स हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस इस बात को स्वीकार ना तो करती थी ना किसी को करने देती थी। हर साल बम विस्फोट होते थे, हर साल हिंदू मारे जाते थे और हर साल कांग्रेस मुसलमानों को अपीज करने के लिए उनके यहां पर इफ्तारी पार्टी में थूक बिरयानी खाने जाती थी। लेकिन हिंदुओं से ऐसी खार खा के बैठी थी कि उन्होंने कभी नवरात्रों में कोई कन्या पूजन नहीं किया, कभी नवरात्रों में किसी कन्या को भोज नहीं करवाया। 2013 हैदराबाद बम विस्फोट होते हैं। 2 बम विस्फोट लगातार होते हैं वेस्ट बाजार के बीच में, जिसमें तकरीबन 17 लोग मारे जाते हैं, 120 लोग घायल हो जाते हैं। इंडियन मुजाहिदीन इसकी जिम्मेदारी लेता है। और यही नहीं, 2004 से लेकर 2014 के बीच में जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले जो हुए थे उनकी मात्रा भी बहुत हद तक बढ़ गई थी। लगातार रोजाना सीज फायर उल्लंघन होता था। हमारे सैनिक उस समय पर क्या कहते थे? उनके पास में लाठी डंडे थे और वो बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे थे। हमारी सरकार कश्मीरियों के कहने पर वहां के नियमों में कोई बदलाव नहीं करते थे। 2005 में तो अयोध्या जी में ही राम जन्मभूमि परिसर पर हमला हुआ था, जिसमें कि 6 आतंकवादी भी आए थे। 2006 में ही कुलगांव में एक हैंड ग्रेनेड हमला हुआ था, जिसमें 5 नागरिक लोग मारे गए थे। 2013 में श्रीलंका में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 5 जवान मरे थे। 2004 से लेकर के 2014 तक एलओसी के ऊपर लगातार सीज फायर उल्लंघन होता रहा और ये प्रतिदिन हुआ करता था। 2008 में जम्मू क्षेत्र में गोलीबारी हुई, जिसमें कि 3 सैनिक मारे गए थे। 2010 पुंछ सेक्टर में मोर्टार हमला हुआ था, जिसमें कि 2 नागरिक मारे गए थे। 2013 केरन सेक्टर में घुसपैठ और गोलीबारी हुई थी, जिसमें 6 सैनिक मारे गए थे। गृह मंत्रालय का एक आंकड़ा है जिसके दौरान 2004 से 2014 के बीच में सैकड़ों बार सीज फायर उल्लंघन हुआ है, जो कि आज नहीं होता, जिनमें काफी सारे सैनिकों और नागरिकों की मौत हुई थी। नक्सलवादी हमले को हम कैसे भूल सकते हैं, खास करके छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। अब देखिए 2010 में दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ काफिले के ऊपर हमला हुआ था, जिसमें 76 जवान मारे गए थे। इसी प्रकार से 2013 में सुकमा में कांग्रेस नेताओं के ऊपर हमला हुआ, जिसमें 27 लोग मारे गए थे। आतंकवादी हमले कितने हुए हैं? 2004 से लेकर 2014 के बीच में तकरीबन 9,221 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 7,092 नागरिक
और 3,332 सैनिक मारे गए थे। यह आंकड़ा स्वतंत्र है, लेकिन गृह मंत्रालय के अनुसार भी 2004 से लेकर 2014 के बीच में तकरीबन 4,000 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, जिनमें से कि 2,000 नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो हम सीज फायर उल्लंघन और सैनिकों की हत्याओं को भूल जाते हैं। इसी प्रकार से होम मिनिस्ट्री के एक और आंकड़े के अनुसार 2004 से लेकर 2014 के बीच में नक्सलवादी हिंसा में ही 6,000 लोग मारे गए हैं, जिनमें कि हमारे सैनिक भी शामिल हैं। इतने सारे आंकड़े, इतनी सारी हत्याएं, इतने सारे आतंकवादी हमले इन लोगों के दौरान हुए हैं, लेकिन ये नीच बाय नेचर लोग इन सब के ऊपर बात नहीं करने देंगे। और मुझे पता है कि आजकल की पीढ़ियां इस प्रकार की वीडियोस देखना भी पसंद नहीं करती, वो आंकड़े जानना ही नहीं चाहती, और वो ये भी नहीं जानना चाहती कि दो अलग अलग शासनकाल के अंदर जब जब आतंकवादी हमले हुए हैं तो आतंकवादियों और आतंक को पोषित करने वाले भारतीय लोगों या फिर पाकिस्तानी लोगों या पाकिस्तान की सरकार, इन सब को किसी भी नैरेटिव या युद्ध से किस प्रकार से न्यूट्रल किया गया था अथवा नहीं किया गया। हालांकि हमने बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि यूपी और कांग्रेस के शासनकाल में लगातार हमले होते रहे, लेकिन स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को समाप्त करने, उनके इस डंक को खत्म करने या उस जहरीले नाग के दांत तोड़ने का काम कांग्रेस ने बिल्कुल नहीं किया, जबकि आज की तारीख में वो काम होता भी आया है। फैक्ट पर बात करेंगे तो फैक्ट मिलेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 20 सेकंड का रील स्क्रॉल करने के चक्कर में इतिहास को जानने का भ्रम रखेंगे तो आप भी इसी प्रकार से ब्रेन वॉश होते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।